यानी नेशनल सिंबल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे नेशनल सिंबल में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो किसको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रगान को। भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान इस राष्ट्रगान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये क्या है, जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। इस जन गण मन के बारे में बात करते हैं। ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका लिखा था जिस पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम है, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका। और इसी पत्रिका के अंदर में भारत भाग विधाता शीर्षक से लिखा गया था इसके अंदर में। तो इसका जो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। और इसका जो प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशन किस वर्ष हुआ था इसको भी ध्यान रखिएगा, 1912 में। कब प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन हुआ था 1912 में। और इसी वर्ष 1912 में ही भारत भाग्य विधाता शीर्षक नामक से तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर लिखा गया था, उसी में लिखा गया था जन गण मन। और अगर इसके बारे में बात कर ले, जन गण मन, इसी जन गण मन के बारे में थोड़ा सा बात करें। इसको पहली बार जो गाया गया था, यानी फर्स्ट टाइम में जो गाया गया था, पहली बार जो गाया गया, फर्स्ट टाइम में गाया गया था, वो गाया गया था कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में, है ना। पहली बार किस वर्ष गाया गया था तो ध्यान रखिएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, सॉरी 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और जो है अगर इसके बारे में बात कर लें, जन गण मन के बारे में, भारत का राष्ट्रगान ये कब बना, यानी कि संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, है ना। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950, है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है। इसको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। गाने में कितना देर का समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है। और जन गण मन के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय भी हुए, पहले ऐसे एशियाई भी हुए जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस वर्ष दिया गया था तो 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना। किस क्षेत्र में, साहित्य के लिए। और अगर पुस्तक की बात करेगा तो गीतांजलि, पुस्तक कौन सा था, गीतांजलि। इसी के लिए इनको 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को इसका क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पहले भारतीय भी बने, साथ में पहले एशियाई भी बने जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है इतना, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। और इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन मन गण को लिखा था तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। क्लियर है। और तत्वबोधिनी पत्रिका या भारत भाग्य, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1912 में। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हुए, साथ में एशियाई हुए, जिनको कि पहली बार एशिया की तरफ से या भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, साहित्य के लिए। और पुस्तक का नाम है गीतांजलि। अगर जन गण मन के बारे में बात करें, इसको पहली बार जो गाया गया था कलकत्ता के 1911, कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, है ना। कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को किस वर्ष अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। जन गण मन को यानी नेशनल एंथम को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड। क्लियर है। लेते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का
राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत, हम लोगों को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, है ना? संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। इसके अलावा अगर इसके बारे में वंदे मातरम के बारे में बात करें तो वंदे मातरम के जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी भारत के राष्ट्रीय गीत में, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था और इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ। इसी आनंद मठ के अंदर में, आनंद मठ के अंदर में इन्होंने एक गीत लिखा था जो वंदे मातरम गीत है और जो बाद में जाकर के भारत का ये राष्ट्रीय गीत बना। ये ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कब बना? भारत का राष्ट्रीय गीत ये जो बना, भारत का राष्ट्रीय गीत बना 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को संविधान सभा ने अपनाया। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस वर्ष अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम जो है, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। और ये आनंद मठ को किस विद्रोह के दरमियान, तो ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के ही दरमियान इन्होंने ये उपन्यास लिखा था, आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में ये वंदे मातरम का जिक्र है। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? फर्स्ट टाइम में जो गाया गया, फर्स्ट टाइम में गाया गया था, ये गाया गया था कांग्रेस का, INC मतलब समझ जाइए, कांग्रेस का 1896 का कोलकाता अधिवेशन में। 1896 का कोलकाता अधिवेशन, इसी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और इसको जो गाया था पहले बार, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको गाया था। अगर बात कर ले INC का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सियानी ने। अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सियानी। किसने अध्यक्षता किया था? रहीमतुल्लाह सियानी ने। रहीमतुल्लाह सियानी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस तरह से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, किस उपन्यास के अंदर में इसका वर्णन है? आनंद मठ। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह के दरमियान लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था कांग्रेस का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में और गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अध्यक्षता जो किया वो रहीमतुल्लाह सियानी ने। इसके अलावे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको जो गाने में समय लगता है वो 65 सेकंड का समय जो लगता है, समय लगता है 65 सेकंड, है ना? कितना देर का समय लगता है? 65 सेकंड को इसको गाने में समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर, है ना? भारत का राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो ध्यान रखना हम लोगों को, शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। और इस शक संवत की शुरुआत शक संवत की जो शुरुआत करवाया था, कुषाण का एक प्रसिद्ध शासक था, कुषाण वंश का, है ना? कुषाण वंश का शासक, और इस शासक का नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। इसी कनिष्क ने जिस वर्ष की अपना राज्याभिषेक करवाया था, यानी गद्दी राज सिंहासन पर बैठा था, उसी वर्ष इन्होंने एक संवत चलवाया था जो कि किस नाम से जानते हैं उसको? शक संवत, है ना? कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 78 ईस्वी में। इसलिए 78 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलवाया था जिसको कि हम लोग कहते हैं शक संवत। और इस शक संवत कुषाण वंश का शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलकर इसी शक संवत के आधार पर, इसी शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए आप लोग से कि संविधान सभा ने
भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है या राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है, इसको संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा ने अपनाया, इसको ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1957 को संविधान सभा ने अपनाया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये अपनाया कब? 22 मार्च 1957 को, है ना। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होगा वो शक संवत पर आधारित होगा, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को। क्लियर है? इतना ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के द्वारा शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होगा, ये राष्ट्रीय पंचांग होगा। कब अपनाया इसको? संविधान सभा के द्वारा 22 मार्च 1957। एक प्रश्न बनेगा कि इस शक संवत के आधार पर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, है ना, हिंदी महीना के अनुसार वर्ष का जो पहला महीना होगा, वर्ष का प्रथम, है ना, हिंदी कैलेंडर ये आप कहिए शक संवत के आधार पे वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम महीना वो कौन सा होगा? वर्ष का प्रथम महीना होगा चैत्र, और अंतिम महीना जो होगा उसी तरह से अंतिम महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। तो ये दोनों ध्यान रखना है हम लोगों को। हिंदी कैलेंडर यानी भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है, इस शक संवत के आधार पर वर्ष का जो पहला महीना होगा, प्रथम महीना होता है वो क्या होता है? चैत्र होता है, और अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन। क्लियर है इतना? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और इसी ने कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था, और जिस वर्ष राज्याभिषेक कराया उसी ने इसी वर्ष एक संवत चलवाया जिसको कि शक संवत कहते हैं, और बाद में यही शक संवत के आधार पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को संविधान सभा ने 22 मार्च 1957 को अपनाया। क्लियर है इतना? अगर थोड़ा कनिष्क के बारे में बात करें, इसी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के अंदर में, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, है ना। अब आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और हुआ कहां था? कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर के शासनकाल तो कनिष्क था, लेकिन अध्यक्षता इसमें किसने किया था? इसका नाम आप लोगों को कमेंट में। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा का डॉल्फिन। क्या है? गंगा नदी का डॉल्फिन। गंगा नदी का डॉल्फिन। गंगा नदी का जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। साथ में ध्यान रखना है कि इनको गंगा नदी का डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषित यानी घोषणा किस वर्ष हुआ? किस वर्ष माना था? 2009 में। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है उसको सूस के नाम से भी जानते हैं। इसी गंगा नदी का जो डॉल्फिन है उसको किस नाम से जानते हैं? सूस के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। गंगा नदी का जो डॉल्फिन है इसको किस नाम से जानते हैं? सूस। ये कुछ इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मपुत्र में भी कुछ कुछ डॉल्फिन पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ ठीक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन है 2009 में, और ये सूस, इसको अन्य नाम है सूस। इसको भी रख लीजिएगा। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये है पटना में। कहां पर ये रिसर्च सेंटर? ये पटना में खोला गया है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहां पर है? भागलपुर में, है ना। विक्रमशिला, इसको भी ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो ये है भागलपुर में। कहां पर है? भागलपुर। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर दे रहे हैं कि इसके बारे में अगर थोड़ा सा और बात करें ना, तो इसका लंबाई, गंगा नदी का लगभग लंबाई जो है 60 किलोमीटर के क्षेत्र में है। गंगा नदी की लंबाई का 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और घोषणा इसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य घोषित किया है। अभ्यारण्य किस वर्ष घोषित किया? तो 1991 ईस्वी में गंगा नदी के डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए जो इसको घोषित किया है वो किस वर्ष किया? 1991 में। यह गंगा डॉल्फिन की एक महत्वपूर्ण आबादी यहाँ पर जो है गंगा नदी में, इस क्षेत्र में, इस 60 किलोमीटर के दरमियान में बहुत ही ज्यादा डॉल्फिन मिलता है ना, तो उसका संरक्षण होता है, इसलिए इसको विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से ये विख्यात है।
इसके ये शुरुआत जो हुआ ये कब हुआ 1991 में। और इसका विक्रमशिला जो है ना वहां पर जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, लगभग 60 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा डॉल्फिन मिलते हैं। क्लियर है। यहाँ से अगर प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला के अंदर है? भागलपुर जिला में। और इसका लंबाई कितना है? 60 किलोमीटर। किस वर्ष इसको अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? 1991 में। क्लियर है।